बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व्यूअर्स, डॉक्टर हसन फारूक मशवानी आपको एक और वीडियो में खुशामदीद कहता है। व्यूअर्स, अगर आप पीएचडी कर रहे हैं, एमफिल या एमएस कर रहे हैं, बीएस या एमबीबीएस कर रहे हैं, या कोई भी आप हायर एजुकेशन हासिल करना चाह रहे हैं, तो मुझे पता है कि आपको सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है। यकीनन आपको सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि मैं किस टॉपिक पे रिसर्च करूं, कौन सा प्रोजेक्ट लूं, किस एरिया में मैं रिसर्च करूं और कैसे अपनी डिग्री को जल्द से जल्द अपने पाए तकमील तक पहुंच जाऊं। तो आइए आज इस मौजू पे बात करते हैं। हमेशा याद रखें कि चूज योर टॉपिक एज वेल एज सुपरवाइजर वाइजली, आई मीन इंटेलिजेंटली, नॉट इमोशनली। कोई टॉपिक आपको बहुत अच्छा लगता होगा, लेकिन वो हो सकता है रिसर्च वर्दी ना हो। कोई सुपरवाइजर आपको हो सकते हैं बहुत अच्छे लगते हो, लेकिन वो हो सकता है बहुत अच्छे रिसर्चर ना हो। और दूसरी सूरत में ये हो सकता है कि आपको कोई जो सुपरवाइजर हैं वो बहुत आपकी गुड बुक्स में शामिल ना हो एज ए स्टूडेंट, लेकिन हो सकता है वो बहुत अच्छे रिसर्चर हों। तो ये मेरा वर्ड ऑफ इंस्ट्रक्शन है आपके लिए कि ऑलवेज चूज योर टॉपिक एंड सुपरवाइजर इंटेलिजेंटली, नॉट इमोशनली। ठीक। अच्छा, अब आते हैं रिसर्च के ऊपर। व्यूअर्स, सबसे पहले जो कन्फ्यूजन होता है, मेरे पास अक्सर स्टूडेंट आते हैं, क्लास में बात होती है, इवन कैफेटेरिया में भी बैठ के बात यही होती है, यार किस टॉपिक पे रिसर्च करें, कैसे उसको आगे लेके जाएं, क्या करें क्या ना करें। हमेशा याद रखें कि आपका टॉपिक और रिसर्च टॉपिक दो डिफरेंट चीज़ों के नाम है। टॉपिक क्या है? मिसाल के तौर पर पाक इंडिया रिलेशंस, ये एक टॉपिक है, लेकिन ये रिसर्च टॉपिक नहीं है। ये एक बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, लेकिन ये रिसर्च टॉपिक नहीं है। अच्छा, अब किसी भी टॉपिक को रिसर्च टॉपिक बनाने के लिए क्या करना चाहिए? जब भी आपको किसी भी एरिया में इंटरेस्ट हो कि मैं भाई ये इस एरिया में इंटरेस्टेड हूं, आप सबसे पहला काम क्या करें? उसके अंदर 15 से 20 कम से कम पेपर्स, रिसर्च पेपर्स उठाएं। कोई बुक अच्छी, कोई एक का दो बुक्स हो, कोई 2 4 5 वो उठाएं और उनको पढ़ें। उसके अंदर से आपको उस टॉपिक के अंदर से रिसर्च टॉपिक ढूंढने में बहुत ज़्यादा मदद जो है ना उसमें से मिल जाएगी। वरना आप सारी जिंदगी फिरते रहेंगे, घूमते रहेंगे, लोगों से उनके व्यूज लेते रहेंगे, पूछगछ करते रहेंगे, अपनी क्यूरीज जो है ना लोगों के सामने पुटअप करते रहेंगे, लेकिन आप एक अच्छा रिसर्च टॉपिक कभी भी जो है ना बोल्ड आउट नहीं कर पाएंगे। तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज किसी शॉर्टकट के उसमें ना रहें, एक एक जिसे कहते हैं ना स्ट्रेटजी के साथ काम करें। और स्ट्रेटजी ये है कि आप उसमें कम से कम पहले 15 से 20 आर्टिकल बुक्स पूंजी से पढ़ें। ठीक है, उनको अच्छे तरीके से पढ़ें और उसमें से आपको ये बाद में हम इस पर डिटेल में बात करेंगे इसी वीडियो में, इस चीज़ को कहते हैं क्या है और ये क्यों ज़रूरी है। लेकिन जब तक आपने ये वाला काम नहीं किया, आप किसी टॉपिक को रिसर्च टॉपिक में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो रिसर्च कहाँ से स्टार्ट होती है? सबसे पहले रिसर्च टॉपिक से। ठीक है, रिसर्च टॉपिक बुनियादी तौर पे क्या चीज़ है? जब आप किसी टॉपिक के अंदर से कोई एक एरिया निकालते हैं, मिसाल के तौर पर मैं कहता हूं कि पाक इंडिया रिलेशंस एंड इट्स इंप्लीकेशन ऑन साउथ एशिया, ये रिसर्च टॉपिक हो सकता है। ठीक है, अब किसी भी टॉपिक के अंदर वेरिएबल्स होते हैं। वेरिएबल्स बुनियादी तौर पे वो पिलर होते हैं जिनके ऊपर आपका रिसर्च टॉपिक खड़ा होता है। मिसाल के तौर पर अगर आपने इसी उसके ऊपर बात करनी है, पाक इंडिया रिलेशंस एंड इट्स इंप्लीकेशन ऑन साउथ एशिया पॉलिटिक्स, तो पाकिस्तान एक वेरिएबल है, इंडिया एक और वेरिएबल है, और इनके जो आपस में राइवलरी है ये एक और वेरिएबल है। इसका कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है, पूरे साउथ एशिया की जो जो वो है रीजनल पॉलिटिक्स है उसके ऊपर उसका एक इफेक्ट है। अगर ये रिलेशंस अच्छे होंगे तो वहां पे साउथ एशियन पॉलिटिक्स जो है वो अच्छी हो जाएगी। ये इसको कहते हैं काजल कनेक्शन, यानी कॉज के साथ एंड इफेक्ट वो उसका बन जाता है। अगर ये ताल्लुकात खराब होते हैं तो इसका मतलब ये है कि साउथ एशिया की जो ओवरऑल पॉलिटिक्स है उसके ऊपर इसके मनफी असरात मुरतब होंगे। तो ये यानी आपके टॉपिक के अंदर बिल्कुल क्लियर कट आइडेंटिफाइड वेरिएबल्स हो, उनका आपस में एक रिलेशनशिप बनता हो, एक रब्त बनता हो, और उस रब्त का अच्छा या बुरा इंपैक्ट किसी बड़ी चीज पे पड़ता हो, तब जाके आपका जो टॉपिक है वो रिसर्च टॉपिक में कन्वर्ट होता है। तो ये आपका पहला काम है किसी भी रिसर्च के फील्ड में इंटर होने के लिए। और हमेशा याद रखें, मैं अपने स्टूडेंट्स को ये कहता हूं कि रिसर्च एक ऐसी चीज है, ये लाइक एक स्विमिंग पूल है। स्विमिंग पूल के बाहर आप जितना मर्जी अरसा खड़े रहें, आप उसकी डेप्थ का, पानी की गर्मी का, उसकी ठंडक का, उसका अंदाजा कभी भी नहीं होता। मैं स्टूडेंट्स को ये कहता हूं कि यू विल हैव टू हैव वेट योर लेग्स
इन द स्विमिंग पूल, ठीक है, तब आप स्विमर बनते हैं। इसी तरह जब तक आप रिसर्च में एक अच्छा टॉपिक और एक अच्छी स्ट्रेटजी के साथ टॉपिक चूज नहीं करते, उसके लिए एक अच्छी प्लानिंग नहीं बनाते, जिसको आप नॉर्मली साइनॉप्सिस कहते हैं, उस वक्त तक आप कभी भी रिसर्च में आगे बढ़ ही नहीं सकते। तो आइए, सबसे पहला काम टॉपिक हो गया, फिर उसके बाद आप एक रिसर्च स्ट्रेटजी बनाते हैं, ठीक है, जिसको हम नॉर्मल एकेडमिक की उसमें लैंग्वेज में कहते हैं साइनॉप्सिस, कि जी आपका रिसर्च प्लान क्या है, ठीक है। टॉपिक बनने के बाद आपका जो पहला काम है, हाँ मैंने आपके टॉपिक के साथ कह दिया कि आपका टॉपिक, आपका सुपरवाइजर और आप खुद, आप तीनों की केमिस्ट्री बिल्कुल इकट्ठी होनी चाहिए। यहां मैं इस वीडियो का फायदा उठाते हुए आप लोगों के जहनों में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात डालने वाला हूं। याद रखें, जब तक आपका सुपरवाइजर जिसके साथ आप रिसर्च कर रहे हैं, और आप खुद और आपका टॉपिक, इन तीनों की केमिस्ट्री मैच ना हो, आप कभी भी रिसर्च नहीं कर सकते, ठीक है ना। आपका बहुत अच्छा टॉपिक है लेकिन आपके सुपरवाइजर उसमें इंटरेस्टेड नहीं है। अपना टॉपिक फाइनलाइज करने से पहले अपने सुपरवाइजर के साथ बैठें और उनके साथ डिबेट करें कि सर ये मेरा टॉपिक है, आप बताएं इसके बारे में। उनके साथ एक डिबेट करें, एक अच्छी वो जो है ना, आप जब तक आप आपस में आप बैठ के बात नहीं करेंगे, एक दूसरे को अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, वो आपका पॉइंट ऑफ व्यू नहीं समझेंगे कि आप क्या करना चाह रहे हैं, और आप उनको अपना पॉइंट ऑफ व्यू समझा नहीं पाएंगे कि क्या होने वाला है या क्या हो सकता है, और टॉपिक जो है वो क्लियरली आइडेंटिफाई ना हो, आप यानी इस पे रिसर्च नहीं कर सकते। लेट्स तेजी के साथ हम जो है ना इस जो साइनॉप्सिस का मरहला है, इसको जो है ना इसको डिबेट करते हैं। सबसे पहला किसी भी साइनॉप्सिस के अंदर जो काम होता है वो है इंट्रोडक्शन। ये जो इंट्रोडक्शन है ये तकरीबन 1.5-2 पेजेस का होता है, और ये लेमन इंट्रोडक्शन होता है। इसमें कोई बहुत ज़्यादा आपकी जैसे कहते हैं ना, एक बहुत ही फलसफा झाड़ने की जरूरत नहीं होती। बड़े सीधे सीधे अल्फाज में आप ये अपनी बात दूसरे तक कन्वे कर दें, जिसको हम कहते हैं लेमन। एक आम आदमी को भी वो बात समझ आ जाए, उसमें आपने उसका वो करना है। उसमें बहुत घुमा फिरा के बात करने की जरूरत नहीं है, बहुत आर्टिकुलेट होने की उसमें जरूरत नहीं है। सिंपल बात करें कि पाकिस्तान और इंडिया जब से जो है ना बरसगीर पाक व हिंद में ये दोनों मुल्क वजूद में आए हैं, इनके आपस में एक राइवलरी चल रही है, इनके आपस में दुश्मनी चल रही है, जिसकी वजह से ये पूरा खित्ता जो है ये दुनिया में बाकी खित्तों से बहुत पीछे रह गया। अगर इन दोनों के ताल्लुकात बेहतर हो जाए, कुछ कॉमन ग्राउंड्स हैं हमारे और इंडिया के दरमियान में, अगर उनके ऊपर उनको प्रोमोट किया जाए और अपनी जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उनको कम किया जाए, तो इस पूरे खित्ते की जो ओवरऑल जियो पोलिटिकल या जियो इकोनॉमिक या सोशो पोलिटिकल जो यहाँ का स्ट्रक्चर है उसके ऊपर बड़ा मुस्बत असर हो सकता है। ये बड़ी कॉमन सी और बड़ी आम अल्फाज में आप बात कर रहे होते हैं ताकि एक आम आदमी भी उसको समझ सके। ठीक हो गया? अच्छा, ये आपका इंट्रोडक्शन है। फिर उसके बाद जो एक अहम तरीन चीज़ होती है किसी भी रिसर्च के अंदर या सिनॉप्सिस के अंदर, वो है आपका रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स। रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स जो है वो बुनियादी तौर पे आपके टॉपिक से लिए गए हुए हैं, और हर जो वेरिएबल जो मैंने पहले आपको टॉपिक के अंदर बताया, हर वेरिएबल जो होता है वो एक ऑब्जेक्टिव को एड्रेस कर रहा होता है। यूजुअली होता ये है कि स्टूडेंट्स का टॉपिक कुछ और होता है, ऑब्जेक्टिव्स कुछ और होते हैं। नहीं, आपके टॉपिक और ऑब्जेक्टिव्स एक ही लाइन में होने चाहिए। ठीक है? जैसे अगर मिसाल के तौर पर मैं कहता हूं व्हाट इज द रोल ऑफ इंडिया इन द साउथ एशियन पॉलिटिक्स, ये एक ऑब्जेक्टिव है बड़ा क्लियर किस्म। व्हाट इज द रोल ऑफ पाकिस्तान इन साउथ एशिया पॉलिटिक्स, एक बहुत वाजिब है। व्हाट इज द रोल ऑफ पाक इंडिया कॉन्फ्लिक्ट इन साउथ एशियन पॉलिटिक्स, बड़ा क्लियर ऑब्जेक्टिव है। व्हाट इज द रोल ऑफ ग्रेट पावर्स इन द साउथ एशियन पॉलिटिक्स, ये भी एक बड़ा क्लियर किस्म का ऑब्जेक्टिव है। और इस तीसरी चीज ये होती है कि आपके ऑब्जेक्टिव्स बहुत लंबे चौड़े नहीं होते। ऑब्जेक्टिव शॉर्ट क्रिस्प, मतलब उसमें बहुत लंबी चौड़ी एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है कि जी चूंकि पाकिस्तान ऐसा था तो इंडिया ऐसा था। सिंपल इज दिस कि जी टू एनालाइज द रोल ऑफ इंडिया एज ए मेजर पावर इन साउथ एशियन पॉलिटिक्स। ठीक है? टू आइडेंटिफाई द रोल ऑफ पाकिस्तान बीइंग ए मेजर राइवल टू इंडिया इन द साउथ एशियन पॉलिटिक्स। व्हाट इज द रोल ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स like Kashmir between Pakistan and India in the South Asian politics, and to evaluate or to analyze, to explore the role of major powers in the South Asian politics. बड़ा short, crisp and to the point, बहुत explanations देने की जरूरत नहीं है। 3 या 4 आपके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं किसी भी सिनॉप्सिस के अंदर, और वो आपके टॉपिक से रिलेटेड होने चाहिए, और उनका वही कॉजल कनेक्शन होना चाहिए जो उस टॉपिक के अंदर है। ठीक है? फिर उसके बाद ये है कि आपका सिग्निफिकेंस, आपने ये टॉपिक क्यों चूज किया, किस चीज़ ने आपको मतलब इसमें मोटिवेट किया या इंप्रेस किया कि आपने ये टॉपिक चूज किया। तो ये तकरीबन 1 या 2 पैराग्राफ में आप लिखते हैं कि जी इसकी क्या सिग्निफिकेंस, क्या है, अहमियत क्या है, क्यों ये टॉपिक इतना अहम है कि आपने इसके ऊपर काम किया। ये बड़ा सिंपल सा काम होता है। फिर उसके बाद आ जाता है रिसर्च क्वेश्चंस।
यूजुअली जो रिसर्च होती है वो या हाइपोथेसिस पे होती है कि आप एक हाइपोथेसिस बिल्ड करते हैं, एक टेंटेटिव सॉल्यूशन की तरफ, एक प्रॉब्लम और उसका एक मुमकिन हल की तरफ आप बात करते हैं। कि मैं मिसाल के तौर पर कहता हूं कि अगर पाकिस्तान और इंडिया का ताल्लुकात बेहतर हो जाए तो साउथ एशिया की ओवरऑल पॉलिटिक्स पे इसके बहुत मुस्बत असरात होंगे। ये मेरा एक हाइपोथेसिस है, ये मेरा एक टेंटेटिव सॉल्यूशन की तरफ एक मेरी बात है, एक स्टेटमेंट है, इसको कहते हैं हाइपोथेसिस। ठीक है। और दूसरी सूरत में क्या होता है, या क्वेश्चंस। तो आपने जो ऑब्जेक्टिव्स बनाए हैं ये क्वेश्चंस बिल्कुल उनके करीब होते हैं। सिर्फ अगर आपको मैं बड़ा सिंपल तरीके से बताऊं तो आपने यहाँ पे व्हाट, व्हाई, ठीक है, इस तरह का वो लगा के उनको मोल्ड कर देना है अपने ऑब्जेक्टिव्स को अपने क्वेश्चन के फॉर्म में कि जी व्हाट इज द रोल ऑफ इंडिया इन द साउथ एशियन पॉलिटिक्स, व्हाट इज द रोल ऑफ कश्मीर इन द पाक इंडिया राइवलरी, ठीक है, व्हाट इज द रोल ऑफ हाउ द ग्रेट पावर्स कैन अकोमोडेट और हाउ द ग्रेट पावर कैन इन्फ्लुएंस द साउथ एशियन पॉलिटिक्स। ये बड़ी सिंपल सी चीज है। ठीक है। फिर उसके बाद आ जाता है रिव्यू ऑफ लिटरेचर। जो मैंने आपको पहले बताया था कि आपने वो 15 या 20 या बुक्स या आर्टिकल्स या जो चीजें पढ़ी होती हैं, बेसिकली ये वो चीज है जिसको कहते हैं रिव्यू ऑफ लिटरेचर। लिटरेचर ऑलरेडी यानी उस फील्ड में किन लोगों ने क्या क्या काम किया है और आपके लिए कौन सा काम बचता है, कौन सा एरिया बचता है जिसके अंदर आप बैठ के काम कर सकते हैं। मैं उसकी एक एग्जांपल अक्सर अपने स्टूडेंट्स को समझाने के लिए देता हूं कि आप किसी बहुत बड़े मॉल में जाते हैं, किसी बहुत बड़े जो है ना मॉडल बाजार में जाते हैं जहां पे बहुत बड़ी पार्किंग होती है। अब आप देखते क्या है, वहां आपकी जो इंटेलिजेंस है, आपकी जो जहानत है, महारत है, वो सारी इस पे डिपेंड करती है कि आप गाड़ी ड्राइव करके लेके गए और जल्दी से वहां पे राउंड लगा के आप अपने लिए एक पार्किंग की जगह तलाश कर लेते हैं जहां पे आपने जाके गाड़ी खड़ी कर दी। ठीक है। इसी तरह जब आपने ये सारा रिव्यू कर दिया लिटरेचर को, वहां से आपने आइडेंटिफाई करना है कि मैं इस एरिया में जाके अपने रिसर्च, ये एरिया बचता है जिसमें मैं अपनी कंट्रीब्यूशन कर सकता हूँ, मैं अपना हिस्सा डाल सकता हूँ। मैं उसकी मिसाल देता हूँ कि जब मैं एमफिल का वो कर रहा था, थीसिस लिख रहा था या रिसर्च कर रहा था, तो मैंने देखा पेशावर में अफगान रिफ्यूजीज के ऊपर मैं वो कर रहा था। तो पेशावर यूनिवर्सिटी की एक मैडम थी, उन्होंने उसके ऊपर पीएचडी का थीसिस लिखा हुआ था 1989 से 2004 तक। मैंने 2004 से लेकर 14 तक कर दिया। मतलब मुझे अंदाजा हुआ कि यार इससे पहले काम हो चुका हुआ है, ये पीछे वाला काम जो है ना इससे आगे मैं कर सकता हूँ। तो ये इसको कहते हैं जो है ना यानी रिसर्च गैप। रिव्यू के साथ ही आपको गैप मिल जाएगा और आपने उस गैप को फिल करना है। ठीक है। ये वो जगह होती है जिसमें आप अपनी रिसर्च कर सकते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद आ जाता है जी आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम उसमें साइनॉप्सिस के अंदर या आपके उसमें, दैट इज रिसर्च मेथोडोलॉजी, कि कौन से मेथड्स यूज करेंगे आप, क्या मेथोडोलॉजी आपकी, आपका जो रिसर्च है वो क्वालिटेटिव होगा, क्वांटिटेटिव होगा, डेटा कहाँ से कलेक्ट होगा, प्राइमरी डेटा होगा, सेकेंडरी डेटा होगा, इंडक्टिव वो टेक्निक होगी, डिडक्टिव टेक्निक होगी। ठीक है। ये वो टर्मिनोलॉजीज की मैं डेफिनेशन या उनकी ज़्यादा एक्सप्लेनेशन में नहीं चाहता। अगर आपको उसमें कोई प्रॉब्लम है तो वो आप थोड़ा कंसल्ट कर लें। लेकिन बेसिकली वो क्या है, ये वो मेथड्स या मेथोडोलॉजी है जिसके ऊपर आप वो करें कि आपने सर्वे करना है, आपने जो है ना इंटरव्यूज करने हैं, एलिट इंटरव्यू करनी है। ठीक है। कौन से तरीके हैं जिनसे आपने डेटा कलेक्ट करना है और एक जगह पे आपने इकट्ठा करना है और उन डेटा को एनालाइज करके उसके फिर आप बाद में क्या देते हैं, कंक्लूजन या कुछ सोल्यूशन वगैरह देते हैं। फिर उसके बाद अगर आप सोशल साइंस में रिसर्च कर रहे हैं तो एक फ्रेमवर्क होता है कि जी इस फील्ड या स्टडी से रिलेटेड कोई थ्योरी है, कोई रिजीम है, कोई ऑलरेडी इसके अंदर कोई इंटरनेशनल लॉ है, कौन सी चीज है, कोई ह्यूमन राइट्स का इश्यू है कि जिसके हिसाब से आपका ये जो रिसर्च है ये रेलेवेंट बनता है। मिसाल के तौर पर मैं आपको कहता हूँ कि अगर आप अफगान रिफ्यूजीज के ऊपर ही काम कर रहे हैं तो उसके क्या है, कन्वेंशंस हैं। 1951 का कन्वेंशन है यूएनएचसीआर का, 1967 के प्रोटोकॉल्स हैं, जनेवा कन्वेंशन है, फिर उसके बाद जो है ना बॉन एकॉर्ड है, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं। वो आपको वो बताती हैं कि जी ये जो आप रिसर्च कर रहे हैं इसको आप किस एंगल से देख सकते हैं और इसका क्या डोमिनेंट पैराडाइम क्या बनता है जिसके अंदर आपकी रिसर्च फिट इन होती है। ठीक है। इसको कहते हैं थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क। फिर उसके बाद एक चीज आती है जिसको आप कहते हैं लिमिटेशंस एंड डिलिमिटेशंस, कि इस रिसर्च के दौरान आपको क्या मुश्किलात क्या पेश आएंगी। मिसाल के तौर पर अगर मैं अफगानिस्तान के ऊपर रिसर्च करना चाह रहा हूँ तो क्या मेरे फिजिकल जाके अफगानिस्तान से डेटा कलेक्ट करना पॉसिबल है? अगर नहीं है तो ये मेरी लिमिटेशन है। वो नेचुरली यानी रिसर्च में जो मुश्किलात आपको पेश आएंगी दैट इज योर, यूजुअली जो स्टूडेंट्स होते हैं वो एक सौ मिक्सअप कर लेते हैं लिमिटेशंस और डिलिमिटेशंस को। ठीक है। तो ये मेरा क्या है, ये मेरी लिमिटेशन है कि मैं खुद प्रैक्टिकली जाके अफगानिस्तान से डेटा कलेक्ट नहीं कर सकता, ये मेरी लिमिटेशन है। फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, एक्सेस प्रॉब्लम है, प्राइमरी डेटा कलेक्शन प्रॉब्लम है, ये सारी आपकी लिमिटेशंस हो जाएगी। डिलिमिटेशन क्या है कि आप एक एरिया को खुद कट ऑफ कर लेते हैं कि मैंने भाई इस पे काम नहीं करना। मिसाल के तौर पर
आप पाक इंडिया रिलेशंस को वो कर रहे हैं और आप कहते हैं कि अच्छा यार मैं इसमें ना अफगान फैक्टर को नहीं डिस्कस करना चाह रहा कि जी पाकिस्तान और इंडिया की एक राइवलरी जो है वो तो हमारे बॉर्डर पे है, जिसको कहते हैं जो हमारी पाक इंडिया बॉर्डर है उसके ऊपर तो है ही है, कश्मीर में है ही है, लेकिन एक हमारी राइवलरी दहाइयों से चलती रही है अफगानिस्तान के अंदर में। मैं कहता हूँ यार मैंने उस पर बात नहीं करनी, ठीक है, क्योंकि इससे मेरा डाइवर्ट हो जाएगा, अफगानिस्तान पे भी डिबेट चली जाएगी, लिहाजा मैं उसके ऊपर बात नहीं करना चाह रहा, इसको मैं डीलिमिट कर रहा हूँ, यानी ये मैं खुद अपनी मर्जी से इस एरिया को कट ऑफ कर रहा हूँ, इस पे मैं बात नहीं करूंगा। वो एरियाज होते हैं जो आपके रिसर्च के साथ कनेक्टेड तो होते हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा कनेक्टेड नहीं होते, तो आप उनको खुद कट ऑफ कर सकते हैं कि यार मैंने इस पे काम नहीं करना, उसको कहते हैं डीलिमिटेशन। इसके बाद आ जाता है आपकी चैप्टराइजेशन। याद रखें कि आपके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो 3 या 4 आपने ऑब्जेक्टिव्स रखें, यूजुअली यही होता है कि वही ऑब्जेक्टिव्स या वही रिसर्च क्वेश्चंस ये आपका एक एक चैप्टर कवर कर रहे थे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट एलिमेंट होते हैं आपके रिसर्च के, टॉपिक के और आपके रिसर्च के, तो आप उन्हीं को चैप्टराइजेशन कर लेते हैं। लेकिन एनी हाउ ये आप चेंज भी कर सकते हैं, आप बाद में इनमें प्लस माइनस कर सकते हैं, रद्द बदल कर सकते हैं। और जो भी चैप्टर होंगे आपके, यूजुअली ये होता है कि जो पहला चैप्टर है आपका इंट्रोडक्शन का, वो आपका यही साइनॉप्सिस, ये जो रिसर्च प्लान आपने तैयार किया, साइनॉप्सिस तैयार किया, यूजुअली यही आपका इंट्रोडक्शन का टॉपिक हो जाता, चैप्टर हो जाता है, जो कि पहला चैप्टर होता है, ठीक है। फिर उसके बाद जो लास्ट चैप्टर होता है वो ये है कि वो आपका कंक्लूजन वाला होता है, कि आप उसमें से कंक्लूजन, फाइंडिंग्स क्या आपकी और आगे के लिए क्या रिकमेंडेशंस दे रहे हैं, ये होता है, ठीक है। वो भी आपका रिसर्च टॉपिक, रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स और इंट्रोडक्शन और आपके जितने चैप्टर्स हैं और कंक्लूजन, ये सारे एक लाइन के अंदर होने चाहिए। नॉर्मली क्या होता है कि स्टूडेंट्स इन चीज़ों को मिस आउट कर लेते हैं, टॉपिक कुछ और है, ऑब्जेक्टिव्स कुछ और है, क्वेश्चंस कुछ और है, रिसर्च कुछ और है, ठीक है, कंक्लूजन कुछ और है, फाइंडिंग्स कुछ और है और रिकमेंडेशंस उससे भी हटके, तो वो क्या होता है, एक बड़ी ही कमज़ोर किस्म की रिसर्च समझी जाती है। अगर आपने अच्छी रिसर्च करनी है तो ये सारी चीज़ें इन लाइन होनी चाहिए, एक ही मतलब उसमें चल रही है, ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज़ ये होती है, स्पेशली में सोशल साइंसेस के उन लोगों को एडवाइस करूंगा कि जो थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क के ऊपर काम करते हैं। यूजुअली ये होता है कि लोग थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क को शुरू में स्टार्ट कर लेते हैं, भाई आपने रिसर्च की नहीं अभी, थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क कैसे वो करेंगे। हाँ, थ्योरी जरूर पढ़ें, उसकी जो भी थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क बनता है, जो भी फ्रेमवर्क है आपका, उसको पढ़ें जरूर, लेकिन उसको लिखें। मेरी ये एडवाइस है कि इसको लिखें आप बाद में, क्योंकि मैंने खुद बाद में लिखा और मुझे बड़ा ही मजा आया अपनी थ्योरीज और सारी उसको जो है ना वो फ्रेमवर्क और वो सारी चीजें करने का, क्योंकि मैंने जब काम किया तो मुझे पता था कि मैंने रिसर्च में क्या किया, मेरी फाइंडिंग्स और वो सारी चीजें। तो फिर उसके बाद जब मैंने उसके ऊपर थ्योरीज अप्लाई की कि ये जो मेरी वो है, ये एग्जिस्टिंग डिबेट्स के अंदर ये मेरी डिबेट कहाँ पे फिट इन होती है, तो बड़ा ही उसका एक जबरदस्त किस्म का जो है ना उससे आउटकम निकलता है। तो मेरी ये एडवाइस है कि आप थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क पहले थ्योरीज पढ़ें जरूर, लेकिन उसको लिखें बाद में, आखिर में, ठीक हो गया। उसके बाद रेफरेंसेस बहुत जरूरी चीज है। जब तक आपने अपने रिसर्च को रेफरेंस नहीं दिया हो, उसको रेफर ना किया हो किसी भी दूसरे उसके अंदर, तो आप कभी भी आपका रिसर्च कंप्लीट नहीं होता, आपका साइनॉप्सिस स्पेशली कंप्लीट नहीं होता। और हमेशा याद रखें, अपनी रिसर्च के अंदर कभी भी आई का वर्ड यूज मत करें, वी का वर्ड मत यूज करें, आई थिंक का वर्ड इस्तेमाल ना करें। आप कोई भी नहीं होते रिसर्चर के तौर के ऊपर कोई अपना लाहे अमल देने वाले, अपनी जिसे कहते हैं ना राय कायम करने वाले। आप जो भी बात करेंगे, आप किसी को कोट करेंगे कि मैंने नहीं कहा, ये उसने कहा। मैं उसकी आपको एग्जांपल देता हूं कि मेरा जो पीएचडी का थीसिस है वो राइज ऑफ चाइना पे और अमेरिकन हेजेमोनिक डिक्लाइन के ऊपर है, कि अमेरिका जो है उसकी जो सुपर पावर की हैसियत है वो नीचे जा रही है और चाइना राइज कर रहा है। मैंने उस पर अमेरिकन जो डिक्लाइन है, जो कि अमेरिकन के लिए बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं होता, वो ये बात सुनना ही नहीं चाहते, लेकिन मैंने इस पर काम किया। मैंने ज्यादातर जो राइटर्स हैं वो अमेरिकन का ही रेफर करके उनको ये बात वो करने की कोशिश की है कि यार ये अमेरिकन कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। तो इवन देन मेरा जो थीसिस था वो यूएस से होके इवेल्यूएट होके आया, उसमें कोई प्रॉब्लम उन्होंने खड़ी नहीं की, क्योंकि मैंने उन्हीं के राइटर्स को रेफर किया उसमें, ठीक है। तो ये बड़ा जरूरी चीज होती है। अच्छा, फिर उसके बाद जो आखिरी आपका वो चीज है दैट इज कि जी आप लैंग्वेज अच्छी यूज करें, मॉडरेट लैंग्वेज यूज करें। हमेशा याद रखें कि कभी भी मिसाल के तौर पर आप जो भी बात करते हैं तो आप उसको बहुत, जैसे कहते हैं ना, रिसर्च एक फतवे का नाम नहीं होता, रिसर्च एक आर्गुमेंट का नाम होता है। जैसे एक वकील दलील के साथ बात कर रहा होता है, किसी न किसी कानूनी हवाले के साथ बात कर रहा होता है ना, तो रिसर्च की लैंग्वेज भी उसी तरह की होती है कि आप एक वकील की तरह दलील दे रहे होते हैं, ना कि आप अपना उसके ऊपर थोप रहे होते हैं। यकीनन आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और इसने आपको बहुत हेल्प आउट किया होगा।
मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब करें, वीडियो को दूसरे लोगों तक पहुंचाएं ताकि उसको भी फायदा हो। ये क्योंकि एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है स्टूडेंट्स के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह आपका और प्यारे वतन पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।